फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स टुडे में चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक राज्य पुनर्गठन आयोग। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक अखंड भारत है जो अफगानिस्तान से लेकर नीचे श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। आखिर ये कैसे टूट गया और राज्य का पुनर्गठन कैसे किया गया, संविधान में इसकी चर्चा है। जो 22 भाग में से जो पहला भाग है उसमें हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, शासन चलाने के लिए जो राज्य का शासन चलेगा उसको कैसे चलाया जाएगा, तो उसका इस इंडियन पॉलिटी में उसको दिखाया गया है, जिसको हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस भाग में 22 लेसन हैं। जो अपने किताब में लेसन होते हैं उसी प्रकार से इस इंडियन पॉलिटी संविधान में भी 22 लेसन है। और अनुसूची 395 जो अपने टॉपिक बाय टॉपिक होते हैं उसी प्रकार अनुच्छेद 395 देखते हैं कि अनुच्छेद आते हैं, मतलब टॉपिक आते हैं 1 से 4। अनुसूची इसको एक को कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये 1 से 4 तक पूरा समझ जाएंगे। अखंड भारत से कैसे अफगानिस्तान टूटा, कैसे बांग्लादेश टूटा, कैसे बर्मा देश टूटा, ये सब कैसे टूटे, ये अखंड भारत, ये आप 1 से 4 में समझ जाएंगे। भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो संघ है पूरा, उसका राज्य क्षेत्र यानी कि राज्य में क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है ये अपने समझेंगे। और एरिया कहाँ तक है ये भारत का, और जो भारत के नियम लगते हैं वो राज्य क्षेत्र आते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद में क्या लिखा है, 3 बातें लिखी गई है। तो इसमें नॉर्मल आप अपने समझेंगे कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन है। यहाँ पर भारत भारत और इंडिया दोनों शब्द है कि इंडिया यानी भारत। सुप्रीम कोर्ट में भी यह पटिशन किया गया था कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं भारत माता की जय, ना कि इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता है। राष्ट्रगान में भी जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता होता है। आप जहाँ भी देखेंगे भारत ही प्रयोग ज़्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फालतू का पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। संविधान में लिखा है कि इंडिया डेट इज़ भारत, तो दोनों ही नाम कंसिडर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों चल सकते हैं। अब देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। संघ और फेडरेशन में अंतर होता है, तो इसलिए पहले हम अपने फेडरेशन को समझते हैं। हम लोग फेडरेशन में नहीं आते हैं, हम लोग यूनियन में आते हैं। तो 3 चीज़ें, एक होता है कॉन्फेडरल परिसंघ, दूसरा होता है फेडरल यानी संघ, तीसरा होता है यूनियन, इसका भी मतलब संघ होता है। हम लोग आते हैं यूनियन में। कॉन्फेडरल यानी परिसंघ जो छोटे छोटे राज्यों को, छोटे राज्य आपस में मिलकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। ये परिसंघ है जो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन फेडरल 2 नंबर थोड़ा सा अलग होता है। ये फेडरल में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य होते हैं जो अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और कहते हैं कि ये आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए। कॉन्फेडरल और फेडरल, कॉन्फेडरल का थोड़ा सा सभ्य रूप है फेडरल। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है। और तीसरा है यूनियन, यूनियन में कोई भी देश अलग नहीं हो सकता। अब देखिए, भारत फेडरल नहीं है, भारत फेडरल नहीं है, लेकिन भारत यूनियन है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। देखिए, जम्मू कश्मीर है, एडी चोटी का जोर लगाते रह गया कि लेकिन अलग नहीं हो सकता। उसको भी ये बात समझ में आ गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब आप अमेरिका देखेंगे। अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है कि ये इसके जो राज्य हैं वो समझौता करके एक देश का निर्माण करते हैं। अतः समझौता टूटा तो ये राज्य भी टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा भी है। अभी जो 51 राज्य हैं, आप देखेंगे कि उन 51 राज्यों का संविधान अलग है।
उन 51 राज्यों का झंडा अलग है, उन 51 राज्यों की नागरिकता अलग है, जिसमें आप देखिए कि ये सब राज्यों का झंडा अलग अलग है। इसमें से कोई भी राज्य अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। ये होता है फेडरेशन, लेकिन ये फेडरेशन पढ़े लिखे लोगों में सफल होता है, अनपढ़ लोगों में ये फेडरेशन सफल नहीं हो पाएगा। भारत में देखा गया, भारत को संविधान वालों ने देखा कि यहाँ पर 75 तो भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रहन सहन है। उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन नहीं है और दक्षिण भारत में लुंगी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कपड़े के रूप में गिना जाता है। उत्तर भारत में राजस्थान में देखेंगे तो पगड़ी पहनते हैं, पंजाब में अलग ही पहनावा है। तो उन्होंने देखा कि हमने फेडरेशन बना लिया तो आगे चलकर यह अलग हो जाएंगे, इसलिए भारत ने फेडरेशन ना चुन के भारत ने यूनियन बनाया। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं और फेडरेशन को भी हिंदी में संघ। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी में लिखा आएगा संघ और ऑप्शन बी में लिखा आएगा यूनियन। तो आप डी पर ना ओके करके बी पर ओके कीजिए, आप यूनियन को मानिएगा, क्योंकि संघ तो दोनों ही होता है, यूनियन भी होता है और फेडरेशन भी होता है। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन था, लेकिन अब नहीं है। देखिए जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत में था लेकिन उसका संविधान अलग था, उसका अलग एक झंडा था, उसकी अलग एक नागरिकता थी जो 370 के तहत थी, वो एक अलग मैटर है, उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों आपके लिए। 370 को कैसे हटा दिया गया था वो आपको अलग से बता दिया जाएगा एक और वीडियो में। अब भारत पूर्णतः यूनियन हो चुका है, अब इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। शुरू में आप देखेंगे कि अमेरिका में और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था जो कॉन्फेडरल था, अब वो फेडरल बनाता है। अब दूसरा है राज्यों की पहली अनुसूची। तो हमको कैसे पता लगेगा कि भारत में जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। मान लीजिए कि विवाद हो गया, बिहार भारत का राज्य है कि नहीं, लेकिन आर्टिकल 1 में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है कि बिहार भारत का राज्य है। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं, राज्यों के नाम जानना चाहते हैं, तो राज्यों की पहली अनुसूची में यानी अनुसूची शेड्यूल में जाइए। संविधान में शेड्यूल में एक मतलब अनुसूची में शेड्यूल जोड़ दिया गया है और उसमें राज्य दे दिए गए। तो राज्यों को कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो राज्यों की पहली अनुसूची में रखा गया है। और इसमें एक और बात कही गई है, दिल्ली कहेगा कि हम केंद्र प्रशासित देश हैं और राजस्थान कहेगा कि हम पूरा राज्य हैं। उसमें भी यह कहा गया है और संविधान में ये बताया गया है कि उनको 3 प्रकार के स्टेट में बांटा जाएगा। जिनका अपना राज्य है उनको अपने, जो जिनका क्षेत्रफल बड़ा है उनको अपने स्टेट कहेंगे। तो उसमें कितने हैं, अपने 28 राज्य हैं। और जो छोटे छोटे राज्य हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के, जो कि 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तीसरा टाइप हो गया है, वर्तमान में भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, अर्जित क्षेत्र 0 है। जैसे मान लिया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, भारत वहाँ से उनको स्वतंत्र करवा के और कह दे कि बलूचिस्तान पर मेरा कंट्रोल है, तो वो उसमें आ जाएगा अर्जित क्षेत्र में। अनुच्छेद संख्या 2 में समझते हैं। अनुच्छेद संख्या 2 में कहा गया है कि संसद में यह कहा गया है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसको भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है तो मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, पूर्वानुमति मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति से पूछेगा। देश में राष्ट्रपति की इतनी ही अहमियत है कि जितनी परिवार में फूफा जी की अहमियत होती है। वो नाराज हो या ना हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो इज्जत देने के लिए लिख दिया गया है कि पूर्वानुमति, लेकिन वो आखिर सूचना होती है, सूचना देनी होती है। ओके। 16 मई 1975 को सिक्किम जो था, अब ये देखिए, ये सिक्किम अपने लोगों का था ही नहीं, ये सिक्किम एक दूसरा देश था, ये स्वतंत्र था और इसके ऊपर था तिब्बत।
और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में। और चाइना वालों ने तिब्बत वालों के लोगों को इतना मारा कि कूचा, जो कि एक परिवार के लोगों को कोई इधर तो कोई इधर अलग अलग बांट दिया और सिक्किम भारत में मिल गया। इसलिए आप देखेंगे कि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। लेकिन सिक्किम डायरेक्ट भारत का राज्य, भारत का देश नहीं बना था, लेकिन उसने कुछ काम किया। पहले उसने देखा कि भारत में रहना ठीक है या नहीं है, तो 35वां संशोधन किया गया 1974 में और सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया। नाम भारत का राज्य है, ना पड़ोसी का राज्य है। वो विदेशी है, लेकिन अपने राज्यों की तरह वो एक सह राज्य है। और इसलिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया, उसका नाम था 2A। उसके बाद 36वां संशोधन करके 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 को समझते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान में भारत में जितने राज्य हैं उनमें नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया। संसद इस प्रकार से किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और सीमा भी बदल सकती है। मध्य प्रदेश बिहार को काट कर कुछ दे सकता है और बिहार मध्य प्रदेश को काट कर कुछ दे सकता है, इस प्रकार। और क्षेत्र भी बदल सकता है। और इस प्रकार राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, यानी कि कहा था, आंध्र प्रदेश को कहा कि हम आपको तोड़ना चाहते हैं तेलंगाना में 2 भाग में। आंध्र प्रदेश की वहाँ की असेंबली ने पूरा विरोध किया था इसका, लेकिन असेंबली से पास नहीं हुआ था कि हमें तोड़ा जाए और संसद ने 50% बहुमत से पास करके और उसको अलग कर दिया 2014 में। इसमें 2-3 उदाहरण देखिए कि मध्य प्रदेश को तोड़ दिया छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 में, और उत्तर प्रदेश से तोड़ दिया उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। और जम्मू कश्मीर के लोग चिल्ला रहे थे कि 370 370। और उसी में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बेरूबरी आंदोलन। ये आप देख सकते हैं 1960 में, जो आप जानते भी हैं तो समझते हैं बेरूबरी क्या था। कि बेरूबरी पश्चिम बंगाल का बेरूबरी यूनियन केस था, जो एक भारत में पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो क्या था उसे समझते हैं और उसकी शुरुआत कैसे हुई। ये है सीरियल रेडक्लिफ, और ये भारत का विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया। और ये भारत को कभी जानता नहीं था कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ की जाती है। और इन्होंने मेज पर एक नक्शा रखकर और एक लाइन खींच दी, और ये रहेगा पाकिस्तान और ये रहेगा बांग्लादेश। तो जिसे आप रेड क्लिफ लाइन से जानते हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो किस प्रकार किया, तो जितने यहाँ पुलिस स्टेशन थे उनको डॉट 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 बनाया, और यहाँ डॉट डॉट बनाया, पाकिस्तान को अलग कर दिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया। बाद में पता चला कि घर किसी का इंडिया में रह गया और खेत बांग्लादेश में चला गया, और किसी का खेत बांग्लादेश में और घर इंडिया में, और किसी का घर पाकिस्तान में, खेत भारत में रह गया। इस सब में फेमस हो गया बेरूबरी। तो बेरूबरी क्या था, बेरूबरी यहाँ था पश्चिम बंगाल में, और बेरूबरी में 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। और बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ जगह थे जहाँ 90% से भी ज़्यादा हिंदू थे। इन्हें जाना चाहिए बांग्लादेश में नीचे, इन्हें जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में और बेरूबरी में, और पश्चिम बंगाल वाले इनको जाना चाहिए बांग्लादेश में। फिर भारत ने सोचा कि इसको अदला बदली कर देते हैं, कि वो मेरी ज़मीन है तुम रख लो और यहाँ के लोगों को वहाँ भेज दो। ऐसे करके अदला बदली कर लेते हैं। और ये कितना अच्छा था। लेकिन जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सोचा कि आराम से करवा लेंगे, कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद कुछ भी कर सकती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने राज्य में ही किसी राज्य को ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन अपने देश से ऐसा नहीं है कि अपने देश से किसी भी जगह को दूसरे विदेश में दे दी जाए, ऐसा नियम नहीं था। लेकिन उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन उस समय नेहरू जी की मामले पर विरोध किया और अब जाके 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको सही किया और बात करके, और नरेंद्र मोदी जी का किसी ने विरोध नहीं किया, उसके बाद भी ये मामला सुलटा है। कब देखिए नेहरू जी का विरोध चल रहा था और उस टाइम के बाद अब जाके वो मामला सुलटा है। ये काम नेहरू जी भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे ना सर सही क्या है गलत क्या है, हम पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। अब अनुच्छेद 4 में ये लिखा है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। कि अनुच्छेद 2 को कहा है कि अनुच्छेद 2 में किसी विदेशी को राज्य को अपने भारत राज्य में मिलाएगी। अनुच्छेद 3 यानी कि किसी राज्य को तोड़ेगी, उसमें किसी भी राष्ट्रपति की विशेष अनुमति नहीं है, क्योंकि इसको संविधान में संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। जिसे 368 में रख दिया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी है, लेकिन 368 के बाहर रखा गया है, इसलिए राष्ट्रपति की कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पहले ही सूचना दी जाती है कि हम किसी पड़ोसी राज्य को मिलाने जा रहे हैं, और इसमें कोई भी साइन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सूचना दी जाती है। अनुच्छेद 4 कहता है किसी विदेशी राज्य को मिलाने से पहले या वर्तमान में किसी राज्य को तोड़ना है अगर चाहते हैं तो आपको संसद में 50% बहुमत पारित करवाना होगा। राष्ट्रपति यानी बाध्य है तो किस में है कि किसी विदेशी राज्य को अपने मिलाने जा रहे हैं और या अपने वर्तमान राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, तो इसमें राष्ट्रपति का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसमें अपने पहले ही राष्ट्रपति को सूचना कर दी जाती और बाद में राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य है। 2 और 3 में संशोधन किया जाएगा तो अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगी। अब अखंड भारत को समझते हैं कि टुकड़े होते गए, क्योंकि हम आपस में लड़ते गए और इसके टुकड़े होते गए। सबसे पहले हुआ 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई थी। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बीच में एक डुरंड लाइन खींची गई थी, लेकिन ये जब खींचा गया था तब ये अफगानिस्तान और भारत की लाइन बनाती थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। और ये एक डुरंड कप भी होता है जो एक फुटबॉल में दिया जाता है, तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये भारत का पहला टुकड़ा था। 1935 में म्यांमार, जिसका नाम बर्मा था, उसको 1935 में अलग कर दिया गया था, और इस साइड से ये देखिए पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसको बना दिया गया पश्चिम पाकिस्तान, और ये इधर है जो उसको पूर्वी पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश हो गया। अब बच गया हिंदुस्तान, जो इतना रह गया, और ये हो गया रेड क्लिफ, जो सीरियल रेड क्लिफ के नाम से शॉर्ट में जो कहते हैं रेड क्लिफ। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है उसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, और वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही कोई लौह पुरुष नहीं कहता है। यहाँ पर जो आप येलो कलर में देख रहे हैं वहीं पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत थी, और गुलाबी वाले एरिए में जो भारत के लोगों का शासन था, जो अंग्रेज़ों के चमचे बने हुए थे, और उन्हें हम देसी रियासत कहते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कई देसी रियासत थी। भारत में देसी रियासतों की जो संख्या थी वो 552 थी। इसमें 3 लोगों की मेन जिम्मेदारी थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन उस समय आईएएस सचिव हुआ करते थे। तीसरा है माउंटबेटन। एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राज्यों का एकीकरण में किसका योगदान था, तो उसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम ही नहीं था, उसमें तीसरा ऑप्शन था माउंटबेटन। ओके दोस्तों, तो माउंटबेटन सही होता। इन तीनों ने मिलकर 552 रियासत को आपस में मिला दिया।
अब देखिए इसमें हैदराबाद एक राज्य हुआ करता था, अब फिलहाल वो शहर है। हैदराबाद को एक अलग ही राज्य चाहिए था, तो हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैल गई थी। तो सरदार पटेल ने चारों ओर से पुलिस को भेज दिया, और इसमें उसको फिर ऑपरेशन पोलो पुलिस कहा जाता है। और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया, और इसका स्वतंत्रता देश का सपना हमेशा टूट गया हैदराबाद का। और ये ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुल हुआ। और ये दूसरा जूनागढ़। ओके फ्रेंड्स, ये वाला जूनागढ़ की जो अधिकतर संख्या थी वह थी हिंदू, और जूनागढ़ का जो राजा थे वो मुस्लिम थे। वो कहना चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान में मिल जाते हैं। और फिर सरदार पटेल ने वहाँ से रेफरेंडम करवा दिया, यानी जनमत संग्रह करवा दिया, वहाँ के लोगों से वोट करवा दिए, और वहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो ये वहाँ का भी मैटर सोल्व हो गया। लेकिन अलग मैटर हो गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हो गया। जनता ज़्यादातर यहाँ की मुस्लिम थी, और लेकिन राजा थे वो हिंदू थे, हरि सिंह जी। और राजा हरि सिंह ने अलग टाइप का डिसीजन ले लिया कि ना तो हम भारत में मिलेंगे, और ना हम बाहर कोई विदेश में मिलेंगे, यानी पाकिस्तान में मिलेंगे। हम एक अलग देश बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ से कुछ आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया, और पाकिस्तान ने धड़ाधड़ यहाँ से इतनी दूर इसको पीओके के तहत इसको घेर लिया। फिर हरि सिंह को लगा कि अपने अलग देश बनाने निकले तो अपने खुद का परिवार नहीं बचे। फिर भागे भागे आए नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को बोले कि हमें बचाए। तो सरदार पटेल ने कहा कि आप एक साइन करो विल्य पत्थर पर, और 26 अक्टूबर 1947 को विल्य पत्थर पर साइन हुआ कि अब हम भारत में मिलना चाहते हैं। उसके बाद कई कमेटीज़ का गठन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के एस.के. धार आयोग कमेटी, जो 1948 में बैठी थी, इनसे कहा गया कि क्यों ना हम भाषा के आधार पर राज्य बना देते। जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सिद्धारमैया, और इन तीनों लोगों ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, और इनका विरोध किया इन तीनों लोगों ने। लेकिन इस कड़ी में एक बहुत ही मजबूत मोड़ आ गया 1952 में। और 1952 में ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया मद्रास था, और मद्रास से काटकर ये वाला एरिया आंध्र प्रदेश बनाने की बात चल रही थी कि ये एरिया आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही थी। लेकिन पेट्टू श्री रामलू ने कहा कि मद्रास के निचले भाग में यहाँ तमिल भाषा बोली जा रही है, और लेकिन हमें तमिल नहीं आती, हम तेलुगु बोलने वाले हैं इस एरिया के लोग। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। पेट्टू श्री रामलू 56 दिन तक ये अनशन पर बैठ गया, यानी भूख हड़ताल की। दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो दक्षिण भारत में भयानक आंदोलन फैल गया। लेकिन अगले साल 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को यानी पहला भाषाई राज्य बना दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला आयोग कौन सा था। तो पहला आयोग एस.के. धार आयोग। और पहला भाषाई राज्य कौन सा बना, तो वह आंध्र प्रदेश बना, 1 अक्टूबर 1953 को बना। फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लिया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली, और फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे और 2 अन्य लोग थे। और एक गठन भी हुआ था 1953 में, और 3 साल बाद रिपोर्ट दिया गया था 1956 में। उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जिनको गुजराती नहीं आती वो गुजरात में नहीं रहेंगे, जिनको पंजाबी नहीं आती वो पंजाब में नहीं रहेंगे। एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बना। ओके फ्रेंड, जय हिंद।